नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परीक्षित सखदेव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना मेरा ध्येय है और इस ध्येय को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो सीरीज A to Z ऑफ आर्थराइटिस और आज का अल्फ़ाबेट है F और F फॉर फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक तरह का आर्थराइटिस है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं या मुझे कई बार फ़ोन आते हैं, वो बताते हैं कि वो कई दिनों से दर्द से परेशान है, उन्हें सारे शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, इनफैक्ट पूरी बॉडी में उनको दर्द होते रहता है। और इस दर्द के लिए वे कई तरह की जाँचें भी करा लेते हैं, तरह तरह के आर्थराइटिस के टेस्ट करा लेते हैं खुद से ही, आर्थराइटिस पैनल करा लेते हैं और वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती है या आर्थराइटिस के टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं। वो अलग अलग स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, कई तरह के पैथीज़, अलग अलग पैथीज़ भी वो ट्राई करते हैं इस दर्द से राहत पाने के लिए, लेकिन उन्हें राहत बिल्कुल भी नहीं मिलती और ना ही कोई प्रॉपर डायग्नोसिस मिल पाता है। सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आते जाते हैं और डॉक्टर्स भी उनकी कंडीशन डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। ये पेशेंट्स इसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आखिर उन्हें हो क्या रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है और पेन कंटिन्यूसली बना होता है। ट्रीटमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, पेन किलर्स लेके भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, जकड़न सारे शरीर में बनी रहती है, ओवरऑल ऐसा लगता है तकलीफ़ बढ़ने लगी है, काम करने में दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे ऐसे करके पेशेंट परेशान होते रहते हैं, दर्द सहन करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। इससे उनके जो परिजन है या दोस्त है वो भी परेशान हो जाते हैं और कई बार वो सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सोच विचार है या एक साइकोलॉजिकल तकलीफ़ है, ओवरऑल बीमारी नहीं है क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल है। कई बार डॉक्टर्स भी उनको कह देते हैं कि ये सिर्फ सोच विचार करने से है या साइकोलॉजिकल है। तो ऐसा नहीं है, ये एक तरह का कई बार एक ये बीमारी हो सकती है। इसे हम लोग फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं और इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं और आपको बताऊंगा। फाइब्रोमाइल्जिया ये बीमारी ओवरऑल 2 to 4% ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती है। ये बीमारी फीमेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है और ये बीमारी एक मिडल एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। 30 से 50 जो उम्र है, इस उम्र के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, ये बीमारी भले ही एक हम लोग वात रोग के बारे में बोल रहे हैं और इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एक तरह का वात रोग नहीं है क्योंकि ये ऑटो इम्यूनिटी, जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया है, उसकी वजह से नहीं होता है। ये हमारे ब्रेन और ब्रेन से जो पाथवेज जो पेन लेके जाते हैं उससे रिलेटेड ये बीमारी है। बट क्योंकि इसमें क्रॉनिक पेन होता है, पेशेंट्स को कई तरह के कई सालों तक, कई महीनों तक पेन होता है और इसकी वजह से वो हमारे पास आते हैं या वात रोग विशेषज्ञ के पास आते हैं। हम लोग इस बीमारी को देखते हैं और इसका इलाज करते हैं। इसलिए आज मैं इस बीमारी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके जो प्रमुख लक्षण है वो उसमें शामिल है दर्द, और उसको हम लोग कहते हैं वाइड स्प्रेड पेन, मतलब सारे शरीर में दर्द। ये दर्द सिर्फ किसी जोड़ या किसी हिस्से में सीमित न रह के सारे शरीर में दर्द होता है। शरीर के ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों में दर्द होता है और दोनों राइट और लेफ्ट साइड दोनों ही साइड दर्द होता है। जोड़ और स्नायु दोनों में ही दर्द होता है। तो ऐसा ये सारे शरीर में पेशेंट को दर्द होते रहता है। ये दर्द जो है पेन किलर से कम नहीं होता है और पेशेंट का जो सेंसिटिविटी दर्द का इतना रहता है, उन्हें बिल्कुल कुछ छूने पे या इवन दबाने पे भी शरीर में दर्द महसूस होता है। दर्द के अलावा पेशेंट को नींद की समस्या आना, नींद बराबर नहीं होना, सुबह उठ के थकान होना, लो एनर्जी लेवल्स फील करना, इसके अलावा घबराहट होना, बार बार सर दर्द होना, इसके अलावा और भी दिक्कतें जैसे बार बार सीने में दर्द होना या चेस्ट पेन होना, और अगर ईसीजी करते हैं तो यूजुअली नॉर्मल रहता है या हार्ट के टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल होता है। बार बार पेट में तकलीफ होना, पेट दर्द होना, गैस एसिडिटी बनना या पेशाब में कोई दिक्कतें होना, तो ऐसे कई तरह की दिक्कतें होती है और अगर उन दिक्कतों की टेस्टिंग करते हैं तो यूजुअली वो नॉर्मल आती है। तो इस तरह की और भी कई तरह की दिक्कतें उनको होने लगती है। इसके अलावा स्ट्रेस बढ़ जाना, सोच विचार करना और डिप्रेशन होना, ये भी कई तरह के लक्षण हैं जो इस तकलीफ़ के साथ आती है। तो अब ये होता क्यों है, ये बीमारी किसी को होती क्यों है? तो इसके कुछ कारण आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे पहले तो है अनुवांशिकता, तो किसी के फैमिली में अगर है ये फाइब्रोमाइल्जिया का प्रॉब्लम या उनको फैमिली हिस्ट्री है तो किसी पेशेंट को होने के ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसी तरह का फिजिकल ट्रॉमा, किसी को कुछ चोट लग गई हो या पुरानी कोई
रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो, तो उसके बाद भी ये शुरू हो जाता है। इसके अलावा इमोशनल ट्रॉमा, मतलब किसी तरह का इमोशनल स्ट्रेस, अगर किसी का रिलेशनशिप टूट गया हो या फिर फैमिली में किसी नियर वन की डेथ हो गई हो, तो उसके बाद भी ये तकलीफ़ जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक आर्थराइटिस है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एसएलई, उसके साथ भी ये तकलीफ जो है शुरू हो जाती है। फाइब्रोमाइल्जिया का प्रॉब्लम जो है उनको आर्थराइटिस, एक क्रॉनिक पेन के बाद ये एक तरह का तकलीफ भी उनको शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से फाइब्रोमाइल्जिया होता है। अब इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि ये बीमारी होती क्यों है? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। जैसे हमारा जो पेन पाथवे है उसे हमें समझना पड़ेगा। हमें कहीं भी अगर दर्द का एहसास होता है तो हमारी जो नर्व्स है वो नर्व्स जो हमारे शरीर से होते हुए हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देती है कि आपको उस किसी हिस्से में चोट लगी है, और वहाँ से वो केमिकल्स ब्रेन में रिलीज होते हैं और हमें पता चलता है कि भाई हमें इस हाथ में या इस पैर में कुछ चोट लगी है और वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ये एक हमारा पेन पाथवे है। बट कई बार क्या होता है इन पेशेंट्स में, फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स में, ये पाथवेज में जो कुछ गड़बड़ी आ जाती है और जो केमिकल सिग्नलिंग है वो गड़बड़ा जाती है इन द एब्सेंस ऑफ पेन, मतलब बिना दर्द के भी या बहुत हल्के दर्द के स्टिमुलस के बावजूद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केमिकल ब्रेन में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, लेकिन जांचने पे या फिर चेकिंग पे कहीं कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई बार साइकोलॉजिकल या फिर सिर्फ एक सोच विचार का या वहम सोच के नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये जो है ये एक तरह का केमिकल एबनॉर्मलिटी ब्रेन में होने की वजह से ये बीमारी होती है। इसे हम लोग सादी भाषा में जैसे समझाना चाहूँगा, एक तरह का इसे हम लोग सेंट्रल पेन एम्प्लीफिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब पेन जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो दर्द तो आता है, जैसे हम लोग माइक में बोलते हैं और एम्पलीफायर से जो है साउंड बढ़ जाता है, तो वैसे ही इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफें होती है, दर्द होता है या कोई परेशानी होती है, लेकिन ब्रेन में एक्सेसिव केमिकल रिलीज की वजह से जो पेन है, जो अगर निचले हिस्से में या कहीं शरीर में अगर पेन लेवल 10 है, लेकिन ब्रेन में 80 या 90 लेवल का फील हो जाता है, क्योंकि वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो इस तरह का ये जो मैकेनिज्म है, इसकी वजह से पेशेंट्स को ये पेन एक्सेसिव फील होता है। फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जिससे इस बीमारी को डायग्नोस कर सके। इस बीमारी में हमें कुछ और टेस्ट करके देखने होते हैं, जिसमें हमें बाकी डिसऑर्डर्स जो है एक्सक्लूड करने होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, कई तरह की न्यूरोपैथीज़ हो गई, आर्थराइटिस हो गई, विटामिन की डेफिशिएंसीज हो गई, क्योंकि इन बीमारियों में भी पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। तो पहले हमें उनको रूल आउट करना ज़रूरी है कि कहीं वो कंडीशन या वो बीमारी तो नहीं है। अगर वो सब नेगेटिव होता है और उसके बावजूद पेशेंट को एक वाइड स्प्रेड पेन बना होता है, मतलब सारे शरीर में दर्द बना होता है जो 3 महीने से ज़्यादा बना हुआ है, इसके अलावा एग्जामिनेशन में आपके जॉइंट्स में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, जॉइंट्स में कोई सूजन नहीं है, जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो पूरा नॉर्मल बना हुआ है, और कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं, जो 18 ट्रिगर पॉइंट्स पहले इसमें डिस्क्राइब किए गए थे, अगर वहाँ पे दर्द है तो हम विद कॉन्फिडेंस फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया में 2 चीज़ें हैं, एक तो है ड्रग्स और दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस। कमिंग टू लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सरसाइज। कई तरह की एक्सरसाइज करने से फाइब्रोमाइल्जिया के दर्द में राहत होती है। इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गई, इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हो गई, ये सब करने से फाइब्रोमाइल्जिया के दर्द में राहत होती है। कई पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने में शुरुआत में दिक्कत होती है, या वो कंप्लेंट करते हैं कि एक्सरसाइज करने से उनका दर्द बढ़ जाता है, लेकिन इसका सिंपल प्रिंसिपल है कि स्टार्ट लो, मतलब कम या धीरे धीरे शुरू करें और ग्रेजुअली जैसे जैसे एक्सरसाइज टॉलरेट होते जाए उसको बढ़ाते जाइए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ही पेन रिलीफ होता है। तो स्लो स्टार्ट करें और ग्रेजुअली एक्सरसाइज में परसिस्ट करें और ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सरसाइज के जो फ्रीक्वेंसी है या जो रिपीटिशंस है उसको बढ़ाते जाइए। एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेस रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस रिडक्शन आप मेडिटेशन वगैरह करने से भी इस बीमारी में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा योगा जो है उससे भी जो है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पेन लेवल्स कम होते हैं, और एक कामनेस आती है, जिसकी वजह से जो है पेन रिलीफ काफ़ी अच्छा होता है। और अगर कोई स्ट्रेस है या ट्रिगर्स है तो उसको अवॉइड करना,
इसके अलावा कोई हॉबी है तो उसको परस्यू करना, जिन चीज़ों में आपको अच्छा लगता है या जो चीज़ें अच्छी लगती है वो करना, और कुछ जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है, जो कुछ चीज़ें कुछ इमोशनल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है, तो उन इमोशनल ट्रिगर्स को अवॉइड करना ये भी काफ़ी ज़रूरी है। इस बीमारी में नींद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी नींद लेना इस बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए कुछ गुड स्लीप हाइजीन हैबिट्स होती है, जैसे टाइम टू टाइम सोना, एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना और एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, नींद के पहले स्क्रीन्स अवॉइड करना जैसे मोबाइल और टीवी अवॉइड करना, एक रूटीन बनाना जैसे सोने से पहले शावर लेना या नहाना, ये सब से भी जो है क्वालिटी ऑफ नींद है जो है वो अच्छी होती है। ये सब कुछ चीज़ें करने से फाइब्रोमाइल्जिया का पेन कम होता है। इसके अलावा कैफ़ीन अवॉइड करना, स्मोकिंग अवॉइड करना, ये सब भी करने से फाइब्रोमाइल्जिया के पेन में काफ़ी हद तक राहत होती है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बीमारी भले ही कितनी ही तकलीफ़देह क्यों ना हो, ये बीमारी खतरनाक नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ना ही ये जॉइंट्स को डैमेज करती है या नुकसान पहुँचाती है। इसलिए इस बीमारी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, और जो भी लाइफ़स्टाइल चेंजेस मैंने बताया है वो अगर करते हैं तो इसके साथ जीना आसान हो जाता है और बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।